डिफ्लेशनरी गैप या जिसे हम डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं वो हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत क्लियरली समझा और ये भी समझा कि इकोनॉमी हमेशा स्टेबल नहीं होती, ऊपर नीचे चलता रहता है. सो समटाइम्स इकोनॉमी हैज अ लॉट ऑफ डिमांड व्हिच इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. समटाइम्स इकोनॉमी डज नॉट हैव एनी डिमांड एंड दैट इज अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. डेफिशिएंट डिमांड से डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होती है. अब सवाल ये उठता है कि जब डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो ही गई, वो सिचुएशन क्रिएट हो ही गई जिसका अगर कोई मेजर ना लिया जाए तो वो डिप्रेशन क्रिएट कर सकती है, तो क्या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती? क्या गवर्नमेंट बैठी रहती है? वेल, द आंसर टू दैट क्वेश्चन लाइज इन दिस वीडियो और इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. वेलकम एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस. दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12. मैं कर रही हूं यूनिट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का लास्ट चैप्टर व्हिच इज डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड. ठीक है, तो मेजर शुरुआत करते हैं. डिफ्लेशनरी गैप में डिमांड कम है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहेगी कि किसी भी सूरत में ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, किसी भी तरीके से ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए. आई गिव द लॉजिक. डिफ्लेशनरी गैप में AD इज लेस देन AS. इन अदर वर्ड्स, पीपल डोंट हैव डिमांड, पीपल आर नॉट स्पेंडिंग, लोगों के पास पैसा नहीं है, इनकम लेवल कम है. तो ऑब्वियसली जब मेजर्स फिगर आउट करेंगे तो ये इनकम बढ़ाने के तरीके सोचे जाएंगे. तो आपने इस मेजर को कैसे करना है, आपने अपने दिमाग में सोचना है आप गवर्नमेंट है एंड देन यू हैव टू थिंक कि अगर इकोनॉमी में इनकम बढ़ानी है तो क्या करें और कैसे करें. दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक. ओके, अब गवर्नमेंट के पास दो पॉलिसीज हैं, बजटरी या जिसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या टैक्सेशन सब्सिडी पॉलिसी है, और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी जिसको आरबीआई कंट्रोल करता है, जिसको हमने पिछले टर्म में बैंकिंग के यूनिट में डिटेल में पढ़ा है. तो कहने का मतलब है बैंक द गवर्नमेंट हैज टू टूल्स, दो अस्त्र है सरकार के पास, द फिस्कल पॉलिसी व्हिच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी. अब हम इनके एक एक करके एक एक टूल उठाएंगे और ये सोचेंगे कि डिफ्लेशनरी गैप में इनका क्या करना चाहिए. So the first tool for fiscal policy is taxation. Taxation सबसे बड़ा tool है. You guys know tax. Every citizen of a country has to pay taxes. Individuals tax pay करते हैं, corporations tax pay करती हैं, और tax government का बहुत बड़ा revenue source है. तो tax लोगों की disposable income, मतलब उनके हाथ में जो पैसा रहता है उसको बहुत influence करता है. तो अब go back to our logic. Economy में demand कम है, पैसा बढ़ाना है गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोगों के हाथ में पैसा है वो बढ़े ताकि वो ज्यादा खर्चा करे, ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े. दैट इज द लॉजिक दैट यू गाइस हैव टू यूज. तो ऑब्वियसली टैक्स का क्या करेंगे? टैक्स का क्या करेंगे? टैक्स का लिमिट बढ़ाएंगे या कम करेंगे? अगर लोगों के हाथ में जो पैसा है वो बढ़ाना है तो टैक्सेस बढ़ाएं या कम करें? सो ऑब्वियसली टैक्सेस कम करेंगे. द टैक्सेस शुड फॉल, क्योंकि जब टैक्स कम होगा लोग कम टैक्स देंगे, उनके हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा खर्चने को, एंड देयरफॉर एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज. और यही हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं एडी बढ़े क्योंकि डेफिशिएंसी चल रही है इकोनॉमी में. ठीक है, अगला पॉइंट है सब्सिडीज का. अब सब्सिडी क्या होती है? टैक्स के बिल्कुल उल्टा. टैक्स हम लेते हैं गवर्नमेंट को और सब्सिडी गवर्नमेंट हम लोगों को देती है. सो द सब्सिडी इज द बेनिफिट दैट फ्लोज फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स, टू कॉर्पोरेट्स, टू प्रोडक्शन हाउसेस. उल्टा चलता है. सब्सिडी सरकार का खर्चा है, ठीक है ना. टैक्स हम देते हैं, टैक्स सरकार का रेवेन्यू है और सब्सिडी सरकार का एक्सपेंडिचर है. अब सोचने वाली बात है, इकोनॉमी में पैसे नहीं है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसे डालना चाहती है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो क्या करें? बढ़ाए या खींच ले? व्हाट शुड डू? और सब्सिडी दे या कम कर दे? ऑब्वियसली अगर इकोनॉमी में पैसे बढ़ाने हैं तो सब्सिडी को आप इंक्रीज कर दो, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दो. यू गाइस मस्ट बी नोइंग कि हम लोगों को एलपीजी पे सब्सिडी मिलती है. अब आपने कभी सोचा है सब्सिडी कैसे काम करती है? जो चीज 1000 रुपए की थी वो शायद आपको मुझको 700 रुपए की पड़ रही है क्योंकि 300 रुपए उसमें से गवर्नमेंट दे रही है. दैट्स अ सब्सिडी. तो ऑब्वियसली मान लो यही सब्सिडी गवर्नमेंट बढ़ा के 300 से 500 कर दे, तो आपको कितना खर्चा करना है? पहले 700 करना पड़ रहा था, अब सिर्फ 500 करना पड़ेगा, which means you have more money at your disposal. आपके हाथ में ज्यादा पैसे हैं, therefore you will spend more, aggregate demand will be pushed up. अगला चलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर पे. So before I even explain कि हम डिफ्लेशन में इसका क्या करेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एनी एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट ऑन क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? वो चीजें जो आप, मैं, irrespective of our status, culture, religion, use, जो मर्जी है, if we are citizens of the country, we can use it. So things like airports, seaports, roads, bridges, railways, these are all public goods. सरकारी स्कूल बनना, सरकारी हॉस्पिटल्स बनना, वेलफेयर स्कीम्स निकालना, जैसे आयुष्मान भारत है, you guys must be knowing about आयुष्मान भारत. It's a health scheme. So expenditure on that, उस पे जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी वो सारी दुनिया के लिए है, मतलब देश के अगर आप सिटीजन है आपके लिए है, राइट? तो इसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं. अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना. जब भी गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो मनी सप्लाई क्रिएट होती है, पैसा जनरेट होता है. हाउ? लेट्स टेक एन एग्जांपल.
बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आया हमारे देश में, वी गाइस आर काइंड ऑफ बिल्डिंग अप अ बुलेट ट्रेन नाउ। ऑफ कोर्स लोन लिया है हम लोगों ने, बट द आइडिया इज कि जब सरकार बुलेट ट्रेन बनाने के लिए खर्चा करेगी तो कैसे खर्चा करेगी? आई मीन इट वोंट गो अराउंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी टू पीपल। वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेगी, लोगों को नौकरी पे रखेगी। अब एक रेलवे ट्रैक बनाने का प्रोजेक्ट बनेगा, लोगों को नौकरी पे रखा जाएगा। केटरिंग का प्रोजेक्ट होगा, नौकरी पे रखा जाएगा। डब्बे बनाए जाएंगे, सीट कवर्स बनाए जाएंगे, कर्टन्स, अदर एमिनिटीज, एंड व्हाट विल हैपन इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट। द मिनट दे गेट एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेट होगी, उन्हें पैसे मिलेंगे, फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं। पैसे मिलेंगे और जब ज्यादा पैसे मिलेंगे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो सीधा सा लॉजिक है, व्हेनेवर पब्लिक एक्सपेंडिचर अप किया जाता है, जब भी खर्चा सरकार बढ़ाती है, उससे इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी में, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, राइट? तो ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना या कोई भी और प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मिनट गवर्नमेंट डज इट स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। हजारों लोगों को नौकरियां मिलती है, पैसे मिलते हैं, इनकम जनरेट होती है। सो ऑब्वियसली डिफ्लेशन के समय तो हमारी दिक्कत यही चल रही है ना, लोगों के पास पैसे नहीं है, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड नहीं है। Therefore, what will we do? हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे, which means the government should and generally increases its public expenditure as soon as they realize that deflation has set in. जैसे ही लगता है कि भाई एडी गिर गई, पब्लिक एक्सपेंडिचर अप। यहाँ तक क्लियर है? Okay. आगे चलते हैं। अगला टूल है पब्लिक डेट। तो एक है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चा, the other one is public debt. गवर्नमेंट also takes loan from people, लोगों से लोन लेती है गवर्नमेंट। कैसे लेती है? गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स निकालती है, लोगों को कहती है साल भर के लिए कि जी पैसे चाहिए, आप लोग लाइक अ डेट, आप लोग हमें पैसा दे दो, हम आपको साल भर के बाद, हम मतलब अगर मैं गवर्नमेंट हूं तो आई विल पे बैक योर मनी आफ्टर अ ईयर विद इंटरेस्ट। जैसा कि आमतौर पे अगर आप किसी को भी लोन देंगे तो क्यों लोन देंगे? क्योंकि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस होगा और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। बस सेम लॉजिक से गवर्नमेंट भी पब्लिक से पैसा लेती है और साल भर के बाद रिडीम करके वापस देके इंटरेस्ट भी देती है। दैट इज व्हाट अ पब्लिक डेट इज। Now, when there is deflation in the economy, already जनता के पास पैसे नहीं है, तो क्या करे सरकार? पब्लिक डेट लेना बढ़ा दे। जब पब्लिक डेट का पॉइंट आता है ना, आपको ये सोचना है गवर्नमेंट ये डेट जो है, ये जो लोन है लोगों से, ये ले कि कम कर दे, बढ़ा दे या कम कर दे। You have to think, ये वाले जितने पॉइंट्स है ना बच्चों, ये रटते नहीं जा सकते। You literally can't run them. You should not. The right way of doing them is use your logic. पब्लिक डेट गवर्नमेंट लोगों से लेती है, ऑब्वियसली जब लोन लेगी लोगों से तो लोगों के पास पैसा कम रह जाएगा। अब डिफ्लेशनरी गैप में ऑलरेडी पैसा कम है, तो क्या करें? पब्लिक डेट और ले या कम कर दें? तो ऑब्वियसली हम पब्लिक डेट को कम कर देंगे, विल रिड्यूस इट, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग वैसे ही पैसा नहीं और जी हमको दे देंगे लोन, हम तो साल भर के बाद वापस करेंगे ना। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी है। सो यू हैव टू रिमेंबर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अ ईयर। हम लॉन्ग रन में 5 साल 2 साल की बात नहीं करते, हम साल भर की बात करते हैं। तो इस साल में ऑलरेडी लोगों के पास इनकम नहीं है, तो मैं पब्लिक डेट और नहीं लूंगी, कम करूंगी, सो दैट द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, इट डज नॉट फॉल। फाइनली वी हैव डेफिसिट फाइनेंसिंग। दो धारी तलवार है ये टूल, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। सो व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट मतलब सरकार का खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, उसको फाइनेंस करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है कि आप नए करेंसी नोट छाप दीजिए। दैट इज व्हाट डेफिसिट फाइनेंसिंग इज। सो व्हेन गवर्नमेंट आस्क्स आरबीआई टू प्रिंट न्यू करेंसी नोट्स इन ऑर्डर टू फाइनेंस डेफिसिट, हम उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग जब भी बढ़ेगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि जब नए करेंसी नोट्स छपेंगे तो वो आरबीआई में जाएंगे, आरबीआई आगे कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा पैसा देगी, और कमर्शियल बैंक्स पैसे का क्या करेंगे? रिमेंबर, कमर्शियल बैंक्स आर ऑल अबाउट प्रॉफिट। वो पैसे से पैसा बनाते हैं, तो वो उस पैसे को रखे नहीं रखेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे। जहां ज्यादा से ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ इकोनॉमी में, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग वैसे इज अ टूल दैट इज यूज्ड विद कॉशन, बिकॉज मनी सप्लाई एवरी बढ़ सकती है इससे, और इसका फॉरेन एक्सचेंज पे भी असर आता है। बट थियोरेटिकली वी हैव टू डू दिस टूल। डेफिसिट फाइनेंसिंग को बढ़ाया जाएगा इन केस ऑफ डिफ्लेशन। क्यों? लाइक आई सेड, डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ाओगे, नोट छपेंगे, आरबीआई के पास आएंगे, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा देगा, कमर्शियल बैंक्स आगे लोन ज्यादा बांटेंगे, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई जनरेट होगी, और हमारी तो यही दिक्कत है, पैसा नहीं है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो फिस्कल पॉलिसी के 5 टूल्स हैं, आई होप ये क्लियर है। सी व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, आपको जनरली इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप, एक्सप्लेन एनी 2 फिस्कल पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल इट, और एक्सप्लेन एनी 3 मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल इट, और अल्टरनेटिवली आपको एक पर्टिकुलर बोला जाएगा कि सब्सिडी से हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या हाउ कैन वी कंट्रोल इट यूजिंग पब्लिक डेट।
So all you have to do is define deflationary gap and come straight up to measures, right? Fiscal policy measures. A, tax, क्या होता है टैक्स और क्या करेंगे उसका with logic. B, public debt. What is public debt? Define it and then with logic क्या करेंगे उसका. ऐसे इसको attempt करना है. ठीक है, यहाँ तक clear है? Okay. आगे चलते हैं. Monetary policy we've already done in our banking chapter. I'm therefore going to do this very quickly. पहला है रेपो. आपको याद होगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स थे, दो मेजर्स थे. पहले क्वांटिटेटिव करते हैं. रेपो रेट. रेपो रेट वो रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है. रेट का मतलब हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है अगेंस्ट सिक्योरिटीज, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं. बैंक रेट भी सेम ही है, द रेट एट विच आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है. लेकिन बैंक रेट और रेपो रेट का बेसिक डिफरेंस इज रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज. रेपो रेट में सिक्योरिटीज देते हैं और बाद में रीपर्चेज कर लेते हैं, जबकि बैंक रेट में ऐसा नहीं होता. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डिटेल्स अराउंड इट, गो बैक टू माय बैंकिंग यूनिट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन मच डिटेल एक्चुअली. तो ऑब्वियसली रेपो रेट क्या करें डिफ्लेशन में, बढ़ाएं कम करें. अब लॉजिक सीधा है. अगर रेपो रेट को आरबीआई बढ़ाता है, ध्यान से देखेंगे, अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है तो कमर्शियल बैंक को लोन मिल रहा है महंगा. कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वो भी आगे लोन देंगे महंगा. जब लोन नॉर्मल जनता को महंगा मिलेगा तो वो ज्यादा लोन लेगी, कम लोन लेगी. यू गॉट इट राइट, कम लोन लेगी. कम लोन लेगी तो मनी सप्लाई भी कम होगी. लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं मनी सप्लाई बढ़े ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े. इसीलिए रेपो रेट को कम किया जाएगा ताकि जब आरबीआई कम रेट पे कमर्शियल बैंक को देगी, कमर्शियल बैंक भी कम रेट पे लोगों को देगा, सस्ता हो जाएगा लोन, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, देयरफॉर मनी सप्लाई विल इंक्रीज. डिफ्लेशन है, डेफिशिएंट डिमांड है, वो ठीक हो जाएगी. सेम इसी लॉजिक से हम बैंक रेट भी कम करेंगे. बैंक रेट आरबीआई कम करेगा, कमर्शियल बैंक कम करेंगे, लोन सस्ता होगा, पीपल विल टेक मोर लोन, इनकम बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, है ना. इन डूइंग ऑल ऑफ दीस क्वेश्चंस डोंट लूज ट्रैक ऑफ द फैक्ट कि डेफिशिएंट डिमांड है, पैसे कम है और मेजर क्या लेना है, पैसे बढ़ाने हैं ताकि डिमांड बढ़े. ठीक है, आगे चलते हैं. रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट वो रेट है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे कमर्शियल बैंक्स के पास जितना फालतू पैसा है वो आरबीआई के पास रख लेते हैं. ठीक है ना. कमर्शियल बैंक इज अ प्रॉफिट एंटिटी, वो अपने पैसे का कभी भी वेस्टेज नहीं करेंगे. उनके पास दो ऑप्शन है अपने पैसे का, या तो लोन में दे दें या आरबीआई के पास रखें. तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे वो लोन नहीं देंगे, वो आरबीआई के पास अपने एक्सेस पैसे रखेंगे. नीडलेस टू से, अगर आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लिया तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा. प्लीज यहाँ पे पॉज करके सोचना है. अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, यानी आरबीआई कह रहा है अपने पैसे मुझे दो, मैं तुम्हें बढ़िया इंटरेस्ट दूंगा, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, आरबीआई के पास रखेगा या लोगों को देगा. यू गॉट इट राइट, आरबीआई के पास रखेगा क्योंकि बढ़िया इंटरेस्ट मिल रहा है. ठीक है ना. लेकिन अगर आरबीआई ने कहीं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, मतलब मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, आरबीआई के पास रखूं या लोन में दूं, आरबीआई अच्छा इंटरेस्ट नहीं दे रहा तो चलो लोन दे देता हूं. सो ऑब्वियसली जब रिवर्स रेपो रेट कम होगी, RBI will give away more loan to people. It will not keep money with RBI because commercial banks will give more loan to people. वो RBI के पास अपना पैसा नहीं रखेंगे because it is not profitable. और हम क्या चाह रहे हैं, हम डिफ्लेशनरी गैप में है, there is deficiency in the economy. तो what are we wanting? हम तो चाह ही रहे हैं ज्यादा लोन मिले, इनकम जनरेट हो, एडी करेक्ट हो. इसीलिए in deflationary gap the reverse repo rate will be reduced. The minute RBI reduces reverse repo rate, commercial banks will start lending more. ज्यादा लोन देंगे एंड देयरफॉर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अगला ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन ये है कि गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज होती हैं. गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं. यू गाइस नो देयर आर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके शेयर्स, डिबेंचर्स, आप लोग 12th में है, यू ऑलरेडी नो अबाउट शेयर्स. देयर आर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, राइट. तो ये जो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड है, ये भी तो कोई बेच रहा है, कुछ कर रहा है. देयर आर मेनी अदर T-bills, मेनी अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इन सब का बेचना खरीदना आरबीआई के हाथ में होता है एंड दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन. ठीक है. तो बेसिकली selling or purchasing of government securities by RBI in the open market is called open market operations. अब डिफ्लेशन में पैसा कम है. अगर कहीं आरबीआई, तुम्हें अब ऐसे सोचना है, you have to think like this. ये रहे तुम, ये रही आरबीआई, तुम्हारे पास पैसा कम है, हमें बढ़ाना है, क्या करें. अगर आरबीआई बेचती है, अगर आरबीआई सिक्योरिटीज बेचती है तो पैसा कहां से मूव करेगा, पैसा यहां से यहां जाएगा क्योंकि आरबीआई सिक्योरिटी देगी, बदले में उसको पैसा मिलेगा. बट हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लोगों को ज्यादा पैसा मिले. आरबीआई सिक्योरिटीज बेचेगी, आरबीआई सिक्योरिटीज लोगों से खरीदेगी,
तो सिक्योरिटी आरबीआई के पास होगी और आरबीआई उसके बदले में पैसा लोगों को देगी, तो लोगों के पास ज्यादा इनकम आएगी, देयरफॉर एग्रीगेट डिमांड ठीक हो जाएगी। यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस में व्हेन देयर इज डिफ्लेशनरी गैप, तब आरबीआई शुड बाय सिक्योरिटीज, बिकॉज़ व्हेन दे बाय सिक्योरिटीज वो पैसा देंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, इनकम जनरेट होगी, एडी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियोज होती है तुम्हारी सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो पैसा है जो हर बैंक को, वो लिक्विड एसेट्स हैं, दैट रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स है जो हर बैंक को अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। और कैश रिजर्व रेशियो वो रिजर्व का हिस्सा है, वो रेट ऑफ रिजर्व है जो हर बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो यानी मोटे मोटे तौर पे दो रिजर्व्स मेंटेन करनी पड़ती है, सीआरआर, एसएलआर। ऑब्वियसली जब डिफ्लेशन चल रहा है रिजर्व कम करो, इन रिजर्व्स के रेट कम करो, क्योंकि तुमको बैंकिंग चैप्टर से याद होगा हर बैंक पहले इन रिजर्व्स में पैसा डालता है, फिर जो पैसा बचता है उससे लोन देता है। तो जब ये रिजर्व में अगर बढ़ाएंगे हम इनका रेट तो ज्यादा पैसे रिजर्व में जाएंगे, कम लोन में बटेंगे। बट डिफ्लेशन में हम क्या चाहते हैं कि कम पैसे रिजर्व में जाएं और ज्यादा पैसे लोन में बटे, इसीलिए हम रिजर्व्स का रेशियो कम कर देंगे, रेट कम कर देंगे, ताकि हर बैंक कम पैसा रिजर्व्स में डाले और ज्यादा से ज्यादा लोन की तरह बांटे। ठीक है, अब चलते हैं क्वालिटेटिव पे। क्वालिटेटिव तीन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मॉरल सुएशन। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक लोन है, एक लोन का कोलैटरल है। कोलैटरल मतलब तुमने 10 लाख का लोन लिया, बैंक ने कहा 12 लाख का कुछ गिरवी रख के जाओ, मॉर्गेज करके जाओ। अब बैंक ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बैंक भाई नुकसान नहीं झेलना पड़ता, कल को तुम्हारा क्या भरोसा तुम भाग जाओ, पैसे ना दो वापस, तो एटलीस्ट तुम्हारा रखा हुआ जो तुमने कोलैटरल मॉर्गेज रखा है उसको बेच के मैं कुछ अपना पैसा बना लूंगा। देयरफॉर देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन देम। तो मार्जिन क्या है? मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ लोन 10 लाख एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ कोलैटरल। जो कोलैटरल तुमने घर गाड़ी जो भी गिरवी रखा है उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मान लो 12 लाख है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो मार्जिन है। जब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाई जाती है लोन महंगे हो जाते हैं, मान लो 20% से 40% कर दिया, तो इसका क्या मतलब 10 लाख की लोन के लिए 14 लाख का कोलैटरल रखना पड़ेगा, लोन महंगा हो गया, लोग शायद लोन ना लें, लोग सोचेंगे 10 लाख का लोन है 14 लाख का कोलैटरल रखना, बताओ। ऑन द अदर हैंड अगर आप ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दो, 10 लाख की लोन के लिए सिर्फ 11 लाख का कोलैटरल रखना है, यानी सिर्फ 10% का कोलैटरल है, तो ऑब्वियसली लोग लोन लेना चाहेंगे। और डिफ्लेशन में हम क्या करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं लोग लोन लें, पैसा जनरेट हो, एग्रीगेट डिमांड ठीक हो, तो इसीलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कम की जाती है ड्यूरिंग डिफ्लेशनरी सिचुएशन, सो दैट 10 लाख के लोन के लिए सिर्फ 11 देने पड़ रहे, देने तो पड़ेंगे भाई, लेकिन सिर्फ 11 देने पड़ रहे हैं, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा लुक्रेटिव है, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे एंड देयरफॉर इनकम वुड बी जनरेटेड। यहां तक क्लियर है? फाइनली है मॉरल सुएशन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मॉरल सुएशन का मतलब होता है परसुएशन और प्रेशर, प्यार मोहब्बत और डंडा, जिससे काम चल जाए वो कराओ। इसमें सिर्फ एक बात याद रखना, डिफ्लेशन में सब रेट काटे जाते हैं, बैंकों को बोला जाता है सारे रेट काटो, अगर कोई बैंक ना माने तो मॉरल सुएशन फॉलो होती है। पहले प्यार से समझाया जाता है, ईमेल्स, नोट्स, लेटर्स, स्पीचेस से, नहीं समझ में आया तो प्रेशर टैक्टिक्स भी आरबीआई चला सकती है। सो व्हाटएवर द आरबीआई आस्क्स बैंक्स टू डू, दे आर सपोज्ड टू डू, उन्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, फाइनली है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, आखिरी पॉइंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसका क्या मतलब होता है? देखो इंडिया में इनफैक्ट हर जगह जहां पे सेंट्रल बैंक का सीन होता है, इट इज अ सेंट्रल बैंक जो कंट्रोल करता है कि कितनी नई ब्रांचें बनेंगी, कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट होगी, बैंक कहां जाके अपना काम खोलेगा, ये सब आरबीआई के हाथ में, हमारे देश में, बाकी जगहों पे सेंट्रल बैंक्स के हाथ में। तो जब डिफ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में, पैसा कम है, तो आरबीआई खुली, विच इज चीप मनी पॉलिसी फॉलो करता है। चीप मनी पॉलिसी का मतलब है कि आरबीआई चाह रहा है कि इकोनॉमी में पैसा जनरेट हो, तो आरबीआई आसानी से लोन सैंक्शन करने की सहमति देता है, नए नए ब्रांचेस खोलने की सहमति देता है, बिकॉज मनी, चीप मनी पॉलिसी फॉलो हो रही है। चीप मनी मतलब पैसा खुला बांटो, यू नो, डोंट गेट वरीड अबाउट इट, इसको रोको मत, जाने दो, जितनी नई ब्रांचेस खुलेंगी उतने अकाउंट्स खुलेंगे, उतना लोन ज्यादा दिया जाएगा, चलने दो। आसानी से अगर किसी एरिया में इन्वेस्टमेंट करनी है करो, बिकॉज वी वांट टू इंश्योर कि इकोनॉमी में पैसा फ्लो करे, सो दैट इनकम जनरेट होती रहे। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई थोड़ी लिबरल हो जाती है, डिफ्लेशन के समय लिबरल हो जाती है, इजी पॉलिसी, इजी मनी जनरेशन, इजी लोन्स ये सब निकालती है और बैंक्स को ब्रांचेस खोलना अलाउ कर देती है इजीली। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट सेइंग इजीली, मैंने मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हर बैंक को बोलेगी हाँ हाँ खोल लो, जस्ट मीन्स दैट कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन में लिबरल पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी फॉलो होती है, सो दैट यू नो the core idea of this entire process is कि इनकम जनरेट हो और एग्रीगेट डिमांड ठीक हो जाए।
ठीक है, समझ में आ गया? तुम्हें मैंने इसकी टेम्पटेशन बता दी, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, जब भी आएगा इन्फ्लेशनरी गैप आया, डिफ्लेशनरी गैप आया, डिफाइन करो, जो भी पॉलिसी है उसकी क्लियर हेडिंग देके पहले उस पॉइंट को, जैसे मान लो रेट आता है, उसको पहले डिफाइन करो, फिर समझाओ कि बढ़ाओगे या घटाओगे, एंड गिव द रीजन बिहाइंड इट। इन इको इफ यू डोंट गिव रीजंस यू डोंट गेट मार्क्स इन सीबीएसई, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, आई होप अब मैंने डिफ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट, उसके कॉजेज, उसका इफेक्ट और उसके मेजर सारे करवा लिए हैं। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच इज व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप और इसके इफेक्ट्स, इसके कॉजेज और इसके मेजर्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।